पहला प्रश्न है कि पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है। तो पुरालेख शास्त्र में अगर हम जाने तो इसको हम शिलालेख के अध्ययन के बारे में जानते हैं। शिलालेख ये बोले या पुरालेख शास्त्र बोले, ये शिलालेख या पुरालेख का अध्ययन कहलाता है। साथ ही साथ जो पुरालेख विधि का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है वह पुरालेख शास्त्री कहलाता है। आप एक काम और कर सकते हैं कि आपको जो प्रश्न याद नहीं रहता है या आपको लगे कि ये प्रश्न हम पहली बार देख रहे हैं तो उसका आप स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लें। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट कर लेंगे आंसर सहित और बाद में उसको देखते पढ़ते रहेंगे। दूसरा प्रश्न है कि महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया का ओपन जो है 2022 इस बार जीता कौन है, तो एशले बार्टी जीता। और एशले बार्टी वैसी खिलाड़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही हैं और किनको हराकर, तो डेनियल कोलिंस को हराकर ये जीती हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है यह द्रोणी भूकंप के अधिक जोखिम वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यह भी याद रखेंगे कि यहाँ पर जो दक्षिणी पार्श्व के कारण ब्रह्मपुत्र और गंगा के मैदान में हमेशा भूकंप आते हैं। प्रश्न है कि बिहार बजट 2022 किसने पेश किया है। तो आपको इसके लिए क्या याद रखना होगा कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है। तो बिहार के वित्त मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, जो कि एक उप मुख्यमंत्री के रूप में भी हैं। और बिहार का बजट 28 फरवरी 2022 को पेश किया गया था, यह भी याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय की जब बात करेगा तो वह होगा 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है और इसका निर्णय साल 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग द्वारा 1991 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मद्रास या उड़ीसा। तो अंडमान निकोबार अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा, आपको बंगाल की खाड़ी साइड में मिलेगा और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है। और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1862 में हुआ था, यह भी याद रख लेंगे। कुछ और केंद्र शासित प्रदेश के हम उच्च न्यायालय और उस किसके अंतर्गत आता है वो आपको बताते हैं। तो अगर देखेंगे कि वर्तमान में ऐसे जो है 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसके अंतर्गत कुछ राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय आते हैं, जिनके अंतर्गत कौन कौन सा, कोलकाता उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, उसके साथ साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय और जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय। ये 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसमें कि एक या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्राधिकार है। प्रश्न है 7वां कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ईरानी ट्रॉफी की अगर बात किया जाए तो वह हो जाएगा आपका क्रिकेट से संबंधित। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित और अजलान शाह कप जो है हॉकी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर की खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। देखिएगा थोड़ा यानी कि THODA, थोड़ा के अगर संबंध की बात किया जाए तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और यह एक प्रकार का मार्शल आर्ट नृत्य है, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस की अगर बात किया जाए तो सही आंसर हो जाएगा 2 मई को, यह भी याद रख लेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर की युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब ध्यान दीजिएगा ये युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री एक्सरसाइज का ही नाम है युद्ध अभ्यास, और ये हमेशा भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और इस बार जो है इसका 16वां संस्करण 8 फरवरी को हुआ था, 8 फरवरी को हुआ राजस्थान में। 11 नंबर प्रश्न है कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 67th का जो नेशनल अवार्ड था तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिछोरे को। और छिछोरे जो है 2019 में आया था और इसमें एक एक्टर थे जो कि थे सुशांत सिंह राजपूत, जिनका निधन हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर।
चलिए देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यानी कि 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? तो याद रखेंगे कि यह किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला राष्ट्रवादी संगठन था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, 1876 में किया गया था। बाद में इसका जो है आगे चल करके कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। 13 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित है? भावी बुद्ध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्रेय। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ये आपको पता होगा। गौतम बुद्ध जो थे यह सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। और यह भी याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जो उपदेश दिया गया था वह धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न है अगला 15 नंबर कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम की अगर बात किया जाए तो यह पाटलिपुत्र में स्थित है और इसका निर्माण जो है वह अशोक ने करवाया था। 16 नंबर प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? अब ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय की जब बात करेगा तो प्रथम वायसराय जो था अल्मीडा था। अल्मीडा बना था पहला गवर्नर या वायसराय, जो कि 1505 से 1509 के बीच में रहा था। जबकि ध्यान रखेंगे पुर्तगाली आने वाला जो पहला व्यक्ति था वो वास्को डी गामा होता है। दोनों याद रखिएगा, वास्को डी गामा 1498 में आता है। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर हुआ करता था। और रंजीत सिंह ने जमान शाह की अनुमति से ही 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा कर लिया था। और 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया गया और उसे अपनी राजधानी बनाया था बाद में 1805 में। शुरू में जो था लाहौर था। 18 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। अब ध्यान से इसको हल करेंगे। दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण से अगर उत्तर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले सतमाला पहाड़ी, उसके बाद कैमूर पहाड़ी, उसके बाद आपका नागा पहाड़ी, तब पीर पंजाल पहाड़ी। दक्षिण से उत्तर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना। अब आंसर के अनुसार तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगर ध्यान से सुनिएगा कि सतमाला पहाड़ी जो है, सतमाला पहाड़ी ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, महाराष्ट्र के नासिक जिला में। उसके बाद अगर बात किया जाए आपके पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल आपको कहाँ मिलेगा? ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा। कैमूर पहाड़ी की बात किया जाए तो कैमूर पहाड़ी अपने बिहार तरफ मिलेगा। और नागा पहाड़ी की बात किया जाए तो ये भारत और म्यांमार के बीच में यानी कि बर्मा के आसपास के क्षेत्र में मिलेगा। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस प्रश्न को आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे और आपको बार में इसको याद करना होगा बाद में। अगला है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के इनमें हो जाएगा तापी नदी। तापी नदी का उद्गम की अगर बात किया जाए तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के निकट जो है सतपुड़ा पहाड़ी से होगा, जो कि जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये आपको पता होगा। हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर ओडिशा में स्थित है। प्रश्न है 21वां कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से थे? बढ़िया प्रश्न है। और याद रखेंगे कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं यह अमेरिका के हुआ करते थे और इनका जन्म 1914 में हुआ था। और यह भी ध्यान रखेंगे कि इनके द्वारा जो है विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति में भारत, पाकिस्तान और मैक्सिको में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन 2 गुना हो गया था। और साथ ही साथ यह भी याद रखेंगे कि बोरलॉग को है जो कि विश्व के उन व्यक्तियों में शामिल किया जा चुका है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत सरकार द्वारा नॉर्मन बोरलॉग को साल 2006 में पद्म विभूषण, यह भी ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मन बोरलॉग को 2006 में पद्म विभूषण दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है 22 नंबर
कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त प्रांत है। तो भिलाई जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, यह मिलेगा रूस की सहायता से और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो स्वर्ण चतुर्भुज योजना का जो विकास है यह राजमार्ग से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो है कुल 4 मुख्य नगरों को जोड़ने की बात कही गई है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, और इसकी कुल लंबाई याद रखेंगे 5846 किलोमीटर। चलते अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। पोत प्रांगण कोलकाता, कोचीन, मुंबई या विशाखापट्टनम, यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह का जो स्थान है वो कौन सा है, तो वह है कोचीन का। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इन सभी में देखा जाए तो माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की अगर बात किया जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा हमारा माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी की अगर देखा जाए तो इसकी कुल ऊंचाई 5911 मीटर और ये इक्वाडोर में है। कहाँ पर, इक्वाडोर में स्थित है। उसके साथ साथ अगर और देख लिया जाए माउंट पिनाटुबो, पिनाटुबो जो है फिलीपींस में है। किलिमंजारो की बात करें तो ये तंजानिया में है और तंजानिया जो है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी के रूप में माउंट किलिमंजारो को जाना जाता है। उसके साथ साथ माउंट ताल की बात करें तो माउंट ताल आपका फिलीपींस में है। माउंट पिनाटुबो और माउंट ताल फिलीपींस में। क्लियर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है 26। तो देखेंगे 26 में जो सुमेलित नहीं है डॉन्स, डॉन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये गलत है। डॉन्स जो है उष्णकटिबंधीय नहीं शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और डॉन्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में ये मिलेगा। डॉन्स कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। अब ध्यान दे लीजिएगा अन्य सभी स्टेपीज, स्टेपीज की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वा की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय वन है और टैगा की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप हमें ज़रूर कमेंट में कुछ सजेशन दे सकते हैं और साथ ही साथ क्या ये जो विस्तार में आपको कराए जा रहे हैं वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर आपको जो विस्तार जो डिटेल दिया जा रहा है क्या वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, आप हमें कमेंट में ज़रूर अपना सजेशन देंगे। आपका जैसा कमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम अगले वीडियो में उस तरह से मॉडिफाई करेंगे। और जहाँ तक अगर देखा जाए तो वीडियो को या किसी भी प्रश्न को अगर थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल करके पढ़ा जाए तो वो और बेहतर और उससे प्रश्न रिलेटेड जो रहते हैं वो बेहतर ही साबित होता है। फिर भी आप अपना विचार जरूर देंगे, ये हमारा अपना विचार था, आप अपना विचार जरूर कमेंट में बताएंगे। चलिए 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान देंगे नहीं है, तो अगर देखा जाए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 फ्लावर झील मंगोलिया। 5 फ्लावर झील जो है ये मंगोलिया नहीं सिचुआन, सिचुआन प्रांत यानी कि चीन में है। कहाँ पर, 5 फ्लावर झील जो है ये चीन में। बाकी बॉइलिंग झील डोमिनिका, रेड लैगून बोलीविया और ग्रेट स्लैब झील ये आपका कनाडा में मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 फ्लावर झील। प्रश्न है कि बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया था। ये आपको पता होगा, जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पटना में मिलेगा। निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है। म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ईटीएफएस, स्टॉक्स या अधिमान्य शेयर। तो अगर देखा जाए अप्रत्यक्ष निवेश का साधन तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वह है ऑप्शन नंबर बी गोल्ड ईटीएफएस। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची की अगर बात किया जाए कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा शिक्षा जो है समवर्ती सूची में। और आपको पता भी होगा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था कब, 86वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम यानी कि क्रमागत रूप से उसके ईस्वी के रूप में बताना है। 3 राज्य दिए गए हैं, इनमें सही आंसर हो जाएगा हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। हरियाणा की अगर बात किया जाए तो 1966, महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 1960
और राजस्थान की बात किया जाए तो 1956। अब आपके मन में आ रहा होगा कि तो ये उल्टा क्यों, यहाँ पर दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते से घटते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे नरसिम्हा राव। 1991 में ये घोषणा किया गया था। उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। आगे प्रश्न है 34 कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मानव अधिकार को बेहतर संरक्षण प्रदान करना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, यानी कि उपयुक्त सभी। ये 1993 में लाया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार जरूर शेयर करके आएंगे और लाइक जरूर करेंगे, कमेंट में अपना विचार जरूर देंगे। 35 है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73 और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के बीच में हुआ था। अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। अभी हम लोग पीछे देखे थे 1991 में जो आर्थिक नीति लाया गया था वहां से। तो देखिए रिलेटेड प्रश्न वहां और यहाँ में दोनों में रिलेट कर गया। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, आप कमेंट में बताएंगे 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जो है ये आपको कब शामिल किया गया था? 1992-93 तो ठीक है, पंचायत से भी ठीक है और नगर पालिका से भी ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा भाग में इसको शामिल किया गया है, भाग बताना है। ठीक है, भाग आपको बताना है, कमेंट में बताएंगे दोनों चीज। अगला है कि हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो ये अब्दुल रज्जाक को दिया गया था, तंजानिया के थे, है ना। अगला है कि नेलियोड वासुदेवन नंबूदरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? वासुदेवन नंबूदरी की अगर बात किया जाए तो ये जुड़े हुए थे कथकली से, ऑप्शन नंबर बी। और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल के लोक नृत्य है। विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस हम 20 जून को मनाते हैं। भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? सबसे कम प्रतिशत वाला कौन सा है? तो वह है बौद्ध, है ना। बौद्ध जो है सबसे कम है और बौद्ध की अगर संख्या की बात करें तो 0.02%। निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? महिला डीएफओ बिहार की तो वह बन गई हैं रुचि सिंह। 42 है कि 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? 24 घंटे के लिए तो वह सही आंसर हो जाएगा पुलिस दीदी। ये करंट से संबंधित प्रश्न है। बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना में। भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया है? तो भिखारी ठाकुर पुरस्कार के लिए जो कि भोजपुरी भाषा में प्रदान किया जाता है और इसके लिए भगवती प्रसाद द्विवेदी को चुना गया है। बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन या आवासहीन महादलितों को कितना डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? महादलित आवास भूमि योजना के तहत इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी 3 डेसिमल, 3 डेसिमल तक दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला है कि भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कुंभलगढ़ जिसे भारत की महान दीवार के रूप में जाना जाता है, किसको? कुंभलगढ़ को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 47 कि ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोड़ा को। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 24 अप्रैल को दिया गया है। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को।
50वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण आपको पता होना चाहिए भारत का ही है। और भारत के कौन, तो ये पोखरण रेंज में राजस्थान में किया गया था। ये जीके जीएस के 50 प्रश्न थे। अब आगे के 50 प्रश्न जो होंगे सामान्य विज्ञान और गणित के हैं, मगर हम लोग 25 प्रश्न ही मुख्यतः देखेंगे जो कि विज्ञान के होंगे। मैथ के जो है वो आपको पीडीएफ दे दिए गए हैं, वहां से आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए 51 नंबर प्रश्न कहता है कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है। वीडियो को अभी तक आपने अगर शेयर नहीं किया तो एक बार प्लीज इसे शेयर करके आएंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए प्रश्न क्या था कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना क्या कहलाता है, तो ध्रुवीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा, तो फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाला अपशिष्ट उत्पाद, पाचन क्रिया से पोषक तत्व, ये सभी को रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद 53 है कि क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में जो होता है वह होता है मैग्नीशियम। 54 कहता है कि शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ती नहीं है, क्योंकि शहद क्यों नहीं सड़ता है, तो इसके पीछे का कारण है कि उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए। कम तापमान पर सीमा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है, सॉरी सीमा नहीं, सीसा। कम तापमान पर सीसा किस रूप में बर्ताव करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठ चालक के रूप में। और सीसा की खोज जो है 1913 ईस्वी में की गई थी कम तापमान के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है, बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन या स्टार्च। तो अगर देखा जाए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। और यह भी ध्यान रखिएगा कपास, स्टार्च, सेल्यूलोज, रबड़, ये सभी प्राकृतिक बहुलक के रूप में जाने जाते हैं। अगला देखेंगे 57 कहता है कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। उंगली के समान, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे छोटी आंत कहा जाता है और इसको हम एक रूप में और भी क्या कहते हैं, बिली के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, त्वरण, विद्युत भार, बल या संवेग। तो सदिश मात्रा जो इनमें नहीं है वह है विद्युत भार, यानी कि ये क्या है, अदिश है। विद्युत भार क्या है, अदिश है। बाकी आपका त्वरण, बल, संवेग ये सभी सदिश राशि। 59 है कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढालू सड़क या सड़क की बैकिंग। समभारिक क्या होते हैं आपको याद होना चाहिए, भले ये देखने में आपको बड़ा सा लगेगा मगर छोटा सा है। समभारिक यानी कि समान भार वाला, और समान भार कहने का मतलब होता है आइसोबार, और आइसोबार का मतलब ये होता है कि ऐसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान समान हो, यानी कि परमाणु संख्या जो होता है वो नीचे होता है और परमाणु भार ऊपर, द्रव्यमान ऊपर होता है। यानी कि ऊपर वाला जब हिस्सा बराबर रहना शुरू हो जाएगा तो वह समभारिक कहलाएगा, और जब नीचे का हिस्सा दो तत्वों के बीच का बराबर रहेगा तो उसे हम समस्थानी कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, सोना, चांदी, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। यानी कि चादर के रूप में नहीं बदला जा सकता है तो पोटेशियम को। मिनीमाता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किससे ग्रसित मछली के सेवन से होता है, तो मिनीमाता रोग होने का कारण होता है पारा, ऑप्शन नंबर बी। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो सेंटीग्रेड का आविष्कार किया था एंडरसन, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ का था, स्वीडिश थे, स्वीडन के थे। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 पर पावर -7, 10 पर पावर सॉरी माफ कीजिएगा, 1 नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर -9 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, सॉरी नैनोमीटर, हाँ 1 मीटर, जो नैनोमीटर लंबाई मापने की है जो 1 मीटर के 10 पर पावर -9 के बराबर होता, ठीक है। और यहाँ पर बात क्या क्या है, नैनोमीटर का।
हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर फिर भी अगर आपको डाउट लगेगा तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। 66 है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप। तो इसका सही आंसर हो जाना ही चाहिए 36.9, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। 67 है कि जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻7 m होता है। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और वायुमंडल में हाइड्रोजन कितना, तो 0.01% है। 69 है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु, स्टेनलेस स्टील किसका हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। 70 प्रश्न है कि भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी या भारी जल किसको कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है ना। और इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड के रूप में D2O के रूप में जाना जाता है। 71 है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। तो हड्डी और दांत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है, यानी कि घटते से बढ़ते की ओर, ठीक है, सॉरी बढ़ते से घटते की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेषांत, मध्यांत्र और ग्रहणी। निम्नलिखित 73 है, सॉरी, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन डी में क्या पाया जाएगा, कैल्सीफेरॉल पाया जाएगा। और यह भी याद रखिएगा कि विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी के दो भाग होते हैं, एक D2 होता है और एक D3 होता है। D2 को हम एर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जबकि D3 को हम कैल्को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। 74 है कि अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो अलसी किसका स्रोत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओमेगा 3 बसी अम्ल का। और 75 नंबर प्रश्न है कि अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा। अग्नाशय खराब हो जाएगा तो क्या होगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। और इंसुलिन जो होता है ये सभी हमारे कहाँ से, तो लैंगरहैंस के द्वीप का, यानी कि अग्नाशय इससे बनता है। और अग्नाशय क्या होता है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा, यहाँ पर इंसुलिन की बात किया जाए तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से बनता है। और ग्लूकागॉन की बात किया जाए तो ग्लूकागॉन अल्फा कोशिका से बनता है। इसी में एक गामा कोशिका भी होता है, गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन बनता है, सोमेटोस्टेटिन बनता है, याद रखेंगे। तीनों पॉइंट याद रखेंगे, ग्लूकागॉन अल्फा से, बीटा से इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन गामा से बनता है।